भाग्य का लिखा कोई टाल ना सके। ईश्वर की दी हुई हक कोई पराया मार ना सके। उनकी दी हुई दर्द अपने पराए बांट ना सके। अंतरात्मा की वेदना को कोई जान ना सके। भाग्य में क्या लिखा कोई पहचान ना सके। जो अनहोनी होनी है उसको टाल ना सके। ब्रह्मा की खींची हुई लकीर कोई मिटा ना सके। नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज की कथा नियति का खेल। एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था। उसका दोस्त बचपन से ही गूंगा एवं एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो दिखने में बड़ा ही हष्ट पुष्ट था। वह भी पंडित के साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित जी को यह नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित न समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित जी से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है। मैं तुमसे आगे आकर मिलता हूँ। ठीक है, कहकर पंडित जी फिर से अपनी धुन में चलते रहे। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंसे ने उस आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित जी के पास आ पहुंचे। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और क्योंकि पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था, साथ ही रात होने वाली थी, सो पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन के चले हुए हैं और थकावट भी हो चुकी है, इसलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, सो भोजन की भी व्यवस्था कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, सो मैं देकर आता हूँ। तब तक आप भोजन कर लो, मैं बाद में भोजन कर लूँ। और इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव में धुआं उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। पंडित जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा कि जहां भी ये महाकाल जाता है, वह किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उन्होंने महाकाल से रात्रि में इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों फिर से अपने गंतव्य के लिए तैयार होकर चलना शुरू किए। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने फिर से पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आप आगे चलें, मुझे इस गांव में कुछ काम है, सो मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित जी आगे नहीं बढ़े, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखते रहे कि वह कहाँ जाता है और करता क्या है। तभी लोगों की फिर से आवाजें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने डस लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित जी के पास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार पंडित जी को सहन ना हुआ। उन्होंने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में भी जाते हो, वहां कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आज आखिर ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? पंडित जी ने कहा, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है, सो यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज जी की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से ये बात सुनकर पंडित जी थोड़ा घबरा गए। लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो, तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? तब यमदूत ने जवाब दिया
कि अगली मृत्यु आपके उसी मित्र की है जिससे मिलने के लिए आप जा रहे हैं, और उसकी मृत्यु का कारण भी आप ही होंगे। यह बात सुनकर पंडित जी ठिठक गए और बड़े पशोपेश में पड़ गए कि यदि वास्तव में यह महाकाल एक यमदूत हुआ तो उसकी बात सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने के लिए ना ही जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा कि आप जो सोच रहे हैं वो मुझे भी पता है, लेकिन आपके अपने मित्र से मिलने ना जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। आपके मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से यह बातें सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव ही नहीं था। फलस्वरूप पंडित जी को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत ही है। इसलिए वे अपने मित्र की मृत्यु का कारण ना बने, इस हेतु वे तुरंत पीछे मुड़े और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगे। परंतु जैसे ही वे मुड़े, सामने से उन्हें उनका मित्र उसी और तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित जी को देखकर अत्यधिक प्रसन्न दिख रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित जी को ऐसा लगा जैसे कि उनका मित्र काफी समय से उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। लेकिन क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा व एक पैर से अपाहिज था, इसलिए ना तो पंडित जी तक पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित जी को आवाज देकर वह रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित जी के पास पहुंचा, अचानक ना जाने क्या हुआ और उसकी भी मृत्यु हो गई। पंडित जी हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लग गए, जैसा कि पूछ रहा हो कि आखिर हुआ क्या उनके मित्र को। महाकाल पंडित जी के मन में की बात को समझ गए और बोले, आपका मित्र पिछले गांव से ही आपके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन आप समझ ही सकते हो कि वह अपाहिज व गूंगा होने की वजह से आप तक पहुंच नहीं पाया। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर आप तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती, इसलिए हृदयघात की वजह से आपके मित्र की मृत्यु हो गई और उसकी वजह हो आप, क्योंकि वह आपसे मिलने हेतु आप तक पहुंचने के लिए अपनी सीमाओं को लांघते हुए आपके पीछे भागा आ रहा था। पंडित जी को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच में ही यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है। क्योंकि पंडित जी एक ज्ञानी व्यक्ति थे और जानते थे कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं, सभी को एक ना दिन मरना ही है, इसलिए उन्होंने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। लेकिन सहसा ही उनके मन में अपने स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। इसलिए उन्होंने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो आप शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं है। तब पंडित जी ने आगे पूछा, तो क्या आप बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तब महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर व्यथित ही हो जाता है। लेकिन आप ज्ञानी व्यक्ति हैं और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से आपने स्वीकार कर लिया है, उसे देख मुझे लगता है कि आप अपनी मृत्यु के बारे में जानकर व्यथित न होंगे। आपकी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद, आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगे, क्योंकि अब उसके पंडित के साथ चलते रहने का उनके पास कोई रीजन ना था। पंडित जी ने अपने मित्र का यथास्थिति जो भी कर्मकांड संभव था किया और फिर से अपने गांव लौट आए। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद
कुछ तो व्यथित होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय भी करता है। सो पंडित ने भी किया। क्योंकि पंडित विद्वान था इसलिए उसकी ख्याति उसके राजा तक पहुंची हुई थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होंगे और वे उसकी इस मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान तो निकाल ही देंगे। इसलिए वह पंडित राजा के दरबार में पहुंचे और राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से यह तय हुआ कि यदि पंडित जी की बात सही है तो जरूर उनकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी। लेकिन मृत्यु तब होगी जबकि वे किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। यदि वे किसी दूसरे राज्य में जाएं ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। ये सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी। सो उन्होंने पंडित के लिए महल में ही रहने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से नहीं मिल सकता, लेकिन स्वयं पंडित जी कहीं भी आ जा सकते थे ताकि उन्हें यह ना लगे कि वे राजा की कैद में हैं। हालांकि स्वयं ही डर के मारे कहीं वह आते जाते नहीं थे। धीरे धीरे पंडित जी की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिर वह दिन आ भी गया जब पंडित जी की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित जी की मृत्यु होनी थी उससे पिछली रात पंडित जी डर के मारे जल्दी ही सो गए ताकि जल्दी से जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उनकी मृत्यु किसी प्रकार से टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित जी को नींद में चलने की बीमारी थी और इसी बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानते थे। इसलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने अथवा किसी चिकित्सक से इस बीमारी का इलाज करवाने का तो प्रश्न ही नहीं था। चूंकि पंडित जी अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित थे और नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही होती। सो उस रात पंडित जी रात को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठे और राजा के महल से निकलकर अस्तबल में जा पहुंचे। चूंकि वे राजा के खास मेहमान थे इसलिए किसी भी पहरेदार ने उन्हें ना तो रोका और ना ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चले गए। इतना ही नहीं, वे दूसरे के राजा के महल में भी पहुंच गए और संयोग देखिए हुआ ये कि उस महल में भी किसी भी पहरेदार ने उन्हें उस दिन नहीं रोका, ना कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम प्रहर की गहरी नींद में थे। वे पंडित जी सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गए। रानी के एक और उस राज्य का राजा सो रहा था, दूसरी ओर स्वयं पंडित जी जाकर लेट गए। सुबह हुई तो राजा ने पंडित जी को रानी के बगल में सोया हुआ देखा। राजा बहुत क्रोधित हुआ। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर दूसरे राज्य में और सीधा राजा के ही शयन कक्ष में कैसे पहुंच गए। लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था? राजा ने पंडित को राज दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा दिया जाए का फरमान सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी हिम्मत कर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आ गया, और आपके राज्य में कितने ही पहरेदारों ने मुझे किसी ने नहीं रोका। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होने जा रही है। राजा को ये बातें सब सुनकर थोड़ा अटपटा लगा। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी आज मृत्यु होनी थी? कहना क्या चाहते हो? राजा के सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की पूरी बात राजा को बता दी और कहा, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा की उपस्थिति में राजा के ही कक्ष में रानी के बगल में जाकर सो जाए। ये तो सरासर आत्महत्या ही होगी, और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा? राजा को पंडित की बात थोड़ी बहुत उपयुक्त लगी,
लेकिन फिर राजा ने सोचा शायद वह पंडित मृत्यु से बचने के लिए ही महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए उन्होंने पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा है, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उनका मित्र था, इसलिए उसने तुरंत ही कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण भी मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक वापस लौटकर आ गए और उन्होंने आकर बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहे हैं वह सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और वह पिछले 6 महीने से यह पंडित राजा का मेहमान थे। कल रात राजा स्वयं इनसे अंतिम बार इनके शयन कक्ष में मिले थे और इसके बाद से ये राज्य में कैसे पहुंच गए इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिए जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अब यदि पंडित को फांसी ना दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा और यदि राजा द्वारा दी गई सजा को मान रखा जाए तो पंडित की बेवजह मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से भी किया और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा कर ये सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दो। इससे आपके वचन का भी मान रहेगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को यह विचार उपयुक्त लगा और उन्होंने ऐसा ही आदेश भी सुनाया। पंडित के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियमानुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी खुश थे, ना तो पंडित मरेगा न राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया, जैसा कि महाकाल ने उससे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, परंतु टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस कट चुकी थी उस सूत के धागे से और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल गई और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पंडित जी का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हक्के बक्के से पंडित को मरते हुए देखते रहे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कमजोर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु भी हो सकती, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी सावधानियां बरतें या चाहे कितना उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से ही निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए बस इतना। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।